कुछ एक्सपीरियंस बताओ, आपको लगता है ये लेसन था मेरे लिए। वहां पे पता ही नहीं चलता है कि हमने यार मिस्टेक क्या करी है। आई विल सजेस्ट कि वहाँ साइट पे आप थोड़ा ध्यान दें। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए या रिकमेंडेशन हो जाए? जब मौका आता है, व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग द यू आर परफॉर्मिंग, यू हैव टू बी सीरियस। और जीटीयू में एनीथिंग एल्स? अपना जो बैकअप प्लान है उसके लिए भी आप रेडी रहिए, क्योंकि एसएसबी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत अनसर्टेन है, इसका कुछ पता नहीं है। टाइम तक रोते रहे तो फिर भाई फिर तो कोई भी कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ देर के लिए थोड़ी मायूसी रहती है हमेशा ही। हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आप सब लोग जो है कुणाल को जान चुके हो। कुणाल एक टॉपर है और सून, वेरी सून ही इज गोइंग टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस एज एन जेंटलमैन कैडेट। एंड कुणाल की 3 रिकमेंडेशन है, 11 अटेम्प्ट है और 6 साल का एक्सपीरियंस है। बट 6 साल के अंदर इन्होंने कैसे कैसे चीजें की हैं, वो सारी चीजें कुछ हमने पहले कवर की हैं। अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रिकमेंडेशन कैसे लेनी है। एक नहीं, दो नहीं, 3 रिकमेंडेशन कुणाल की है। सो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू टेल अस वेरी इलेबोरेट तरीके से, सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से आगे इम्प्रूवमेंट करने का चांस मिले। राइट, सो वेलकम टू यू कुणाल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड कैसे हैं आप? थैंक यू सर। अच्छा हूँ मैं काफी। अच्छा, ठीक है कुणाल। कुणाल, आपका 11 अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस रहा है एसएसबी का। सो 11 अटेम्प्ट्स में मैं अब आपको एक फंडामेंटल सवाल पूछता हूँ भाई। 11 अटेम्प्ट्स में व्हाट इज योर कंक्लूजन? कि भाई 11 अटेम्प्ट के बाद अगर शायद बार बार अटेम्प्ट देना पड़ता तो भी आप कोशिश करते कि नहीं करते? एंड व्हाट इज योर कंक्लूजन, दैट मीन्स क्या क्या सीख आपने ली है इन 11 अटेम्प्ट से? मैं 3 रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहा, मैं 11 अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ। व्हाट वॉज योर लर्निंग? यस। सर, सबसे बड़ी लर्निंग जो मेरी रही है वो यही है कि फेलियर्स आएंगे आपकी जर्नी में, और हमेशा कभी भी उनसे घबराना नहीं है। ओके। और जब भी आप फेल हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, ये यही मैंने सीखा इन 11 अटेम्प्ट से। और जो बंदा अपने फेलियर्स को सही ढंग से लेना सीख गया, उनसे एक लर्निंग लेना सीख गया, तो उसको कोई एसएसबी नहीं रोक सकती सर। अरे वाह, अच्छा, ठीक है। सर, ओके। अ, काफी हर कैंडिडेट की थोड़ी डिफरेंट जर्नी होती है एसएसबी में। कोई कोई पहली बार आता है ऐसे ही आ जाता है बिना किसी प्रिपरेशन के, स्टिल ही गेट सिलेक्टेड। यस बट यस। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो 15-15 20-20 अटेम्प्ट तक लगे रहते हैं, और उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। सो आई वॉज इन दैट कैटेगरी। मैं उसी कैटेगरी वाला हूँ कि 6 साल लगे मेरे को भी सिलेक्शन होने में। और बहुत अच्छी चीज मेरे लिए ये रही कि शायद मेरा मोटिवेशन या मेरा जो डिसिप्लिन था वो बरकरार रहा ये 6 साल में। और उसी का ही नतीजा है कि मैं अभी 3 बार रिकमेंड हो चुका हूँ। अच्छा, तो आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस की है, दैट इज कि भाई फेलियर से डरो मत। और फौज, मैं कहता हूँ फौज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको जो है हर दिन जो इम्प्रूवमेंट का चांस है वो मिलता है। और आप अगर इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हो तभी आप फौज के अंदर एंटर हो सकते हो, क्योंकि इंसान, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है, और उसको इम्प्रूवमेंट जिस जो इंसान सबसे ज्यादा करेगा वही एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तक का कैटेगरी में पहुंच पाएगा। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपना इम्प्रूवमेंट करते रहिए, अपना चेंजेस लाइफस्टाइल में करते रहिए, डिसिप्लिन के अंदर करते रहिए। तो डेफिनेटली एसएसबी के फंडामेंटल सेम ही है कि भाई जिस बंदे ने सबसे ज्यादा मेहनत, स्ट्रगल और इम्प्रूवमेंट और स्मार्ट वर्क किया होगा वही रिकमेंड होगा। और कहीं ना कहीं 11 अटेम्प्ट्स में कुणाल ने भी वही काम किया है। तो 11 अटेम्प्ट्स में ठीक है, 11 अटेम्प्ट्स हो गया। लेकिन कुणाल, मेरे को वो मोमेंट बताओ, जब मोमेंट, उस मोमेंट पे जब आपने 2 अटेम्प्ट दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, और आपको ये लगा तो जरूर होगा जब ट्रेन की जर्नी वापस जब आती है तो आपको लगा तो जरूर होगा कि यार ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए या रिकमेंडेशन हो जाए। तो वो थोड़ा सा डिस्कस करो। बिल्कुल सर। हमेशा ही लगता था सर, ये जैसे भी हम कॉन्फ्रेंस आउट होता था, स्क्रीन आउट होता था, उसके बाद जब आते थे तो कुछ देर के लिए थोड़ी मायूसी रहती है हमेशा ही। हम्म। बट द थिंग इज कि आपको उस टाइम पे आप खुद को टाइम दीजिए कि एक दिन है ठीक है, अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो ठीक है, अपने आप को 1-2 दिन का टाइम दीजिए उस चीज से रिकवर होने के लिए।
बट इम्पोर्टेंट ये है कि उसके बाद आप वापस से काम पे लगे, अपने आप का जो इम्प्रूवमेंट है उस पर रिटर्न होए, अपने जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी अपना रूटीन है, उस पर वापस आप आए। तो हम्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे सर जब कोई बंदा स्क्रीन आउट होता है तो साथ में और भी लोग होते हैं, तो उनकी और हमारी सबकी सेम ही फीलिंग होती है सर। तो हम्म, उनसे भी एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वहां पे ऑल दो वो भी बाहर हुए हैं, बट स्टिल वो भी हमारे साथ एफर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो मोटिवेशन वहां पे। तो इम्पोर्टेंट सर ये है कि सर अगर आप जैसे एसएसबी में जाते भी है, तो पहले तो आप एक्सपेक्टेशन अपनी हाई रखिए कि भाई मैं जाऊंगा अंदर तो क्रैक करूंगा ही करूंगा। बट इन अपना बैक ऑफ द माइंड, अपना जो बैकअप प्लान है, उसके लिए भी आप रेडी रहिए, क्योंकि एसएसबी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत अनसर्टेन है, इसका कुछ पता नहीं है। कोई हम्म। बंदा पहले दिन भी बाहर हो जा सकता है, कोई रिकमेंडेड अगर पहले कैंडिडेट है, वो स्टिल वो पहले दिन बाहर हो सकता है, स्क्रीन आउट हो सकता है वो। बट कोई एक नया बंदा है, वो जाके रिकमेंड भी हो सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर वहाँ पे, कि हम अपना एक जो माइंडसेट है उसको किस टाइप से लेके जाए। और जो आफ्टर यू रिटर्न बैक टू योर होम, जैसे हम घर वापस आते हैं, तो जो अभी हमारा रूटीन है, इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि उसको हम फॉलो करते रहे सर। वहाँ मायूस होकर बैठना है और उसके बाद कुछ काम नहीं करना, या फिर एक दो हफ्ते तक उसी चीज को लेके रोते रहना, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आगे जाके जब आप वापस से वो टाइम वापस नहीं आने वाला है, जब आप सोचेंगे उसको आगे जाके कि भाई क्या हुआ ये, तो फिर उससे कुछ फायदा है नहीं सर। सो दिस वाज माय होल एक्सपीरियंस कि एक एक दो दिन का अपने आप को टाइम दो, बट उसके बाद अपना रूटीन बैक आ जाओ वापस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मतलब ऑब्वियसली फेलियर्स आएंगे और आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन कितना टाइम तक आप बुरा मनाते रहेंगे वो डिपेंड करेगा, है ना। अगर लंबे टाइम तक रोते रहे तो फिर भाई फिर तो कोई भी कुछ नहीं होने वाला। वो मनाइए, फील करिए, लेकिन उसको थोड़े टाइम तक कीजिए। ज्यादा टाइम तक करेंगे तो बहुत टाइम जो है आपका इसी चीज में चला जाएगा। राइट। मुझे ये सर एक बताइए। चीज और मैं अच्छा। ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। यूजुअली मैं पर्सनली क्या करता था, मैं अपने साथ एक डायरी रखता था, एक पॉकेट डायरी हमेशा रखता था। जैसे मेरा कोई भी अटेम्प्ट हुआ फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ भी मेरे को ऑब्जर्वेशन आई, तो मैं उसको फटाफट से नोट कर लिया करता था। कुछ भी वाह, कहीं पे भी मेरे को वेरी लगा गुड। कि कहीं पे भी मेरे को अगर ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पे मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि जो एसएसबी का जब रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ या स्क्रीन आउट हुआ, तो उसके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा, उस टाइम पीरियड में मेरे माइंड में चीजें फ्रेश रहेगी कि भाई यहाँ पे मेरी की क्या क्या मिस्टेक हुई, उसको मैं अच्छे से एनालाइज कर पाऊंगा। बट अगर वो काम मैं एक हफ्ते बाद जाके करूंगा, तो हो सकता है कुछ कुछ चीजें मेरे माइंड से मिस हो जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं औरों को भी ये सलाह दूंगा कि अपने साथ हमेशा एक नोटबुक या अपने पास कोई कुछ डायरी रखा कीजिए। और कभी भी कुछ भी अटेम्प्ट आप देने जाते हैं, कुछ आपको अच्छी चीज लगी कि भाई यहाँ मैंने अच्छा करा, उसको भी नोट डाउन कीजिए। और कुछ अगर लगा आपको यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ मैंने गड़बड़ कर दी, तो उस चीजों को भी नोट डाउन करिए। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। राइट, राइट, राइट। हाँ, ये डायरी वाला चीज जो है, दिस इज वेरी गुड आइडिया। एंड आई थिंक मैं भी यही कहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को अपना डायरी रखनी चाहिए। नॉट ओनली फॉर दी एसएसबी कि भाई वहां से आउट हो रहे हो तो आप लिखोगे, बट फॉर एक डेली रूटीन का भी, आपका टास्क का एक फॉर्मेट होना चाहिए, रूटीन का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। मुझे कुणाल ये बताओ कि 3 रिकमेंडेशन कहाँ कहाँ से, कौन कौन से बोर्ड से आई, उसके बारे में बताइए। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड से था, नोएडा, इट इज इन नोएडा। हम्म, वहां से फर्स्ट रिकमेंडेशन, देन उसके बाद सेकंड रिकमेंडेशन मेरा एसएससी टेक में हुआ। हम्म। ये 34 एसएसबी इलाहाबाद से था। और थर्ड रिकमेंडेशन मेरा एफकेट एंट्री देहरादून से हुआ सर। अच्छा, एफकेट एंट्री देहरादून से। सर ठीक है, तो आप कौन सी एकेडमी को ज्वाइन करने वाले हैं? सर अभी मैं ओटीए जाने वाला हूँ सर। ओटीए। सो सर व्हाई ओनली ओटीए, अदर ऑप्शंस वर आल्सो देयर? सर अदर ऑप्शंस थे, बट सिंस बचपन से सर एक फौज ही देखी थी, आर्मी ही देखी थी, तो उसके प्रति मोटिवेशन शायद ज्यादा है मेरा। सो इस वजह से सर ओटीए इज द चॉइस। बट ओटीए में थोड़ा सा खतरनाक रगड़ा होता है, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इज क्वाइट, रिगरस ट्रेनिंग होती है।
बिकॉज सर ऑफ वेदर ऐसे कंडीशंस ऑल्सो। सर 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 बिल्कुल सही कहा आपने। चेन्नई का थोड़ा वेदर, वहाँ सबसे बड़ा दुश्मन वहाँ का वेदर है। और बट ऑल्सो सर मैं फील करता हूँ सर पर्सनली कि जितना आप डिफिकल्ट ट्रेनिंग से गुजरेंगे, शायद आगे जाके आप उतने ही बेहतर एक फौजी बन पाए। हम्म। तो ठीक है। इस वजह से सिंस मोटिवेशन भी वो बचपन से वही था कि आर्मी में जाना है। और जो यूनिफॉर्म होती है सर, ऑलिव ग्रीन, तो उस कारण से मैंने ओटीए प्रिफर किया सर। ओके। राइट राइट राइट। कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपना स्क्रीनिंग डे का, जिसमें आपको कोई ऐसा जिसमें आपको लगता है ये लेसन था मेरे लिए और स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि ऐसा मत करना या ऐसा करना चाहिए आपको। स्क्रीनिंग डे का आप कुछ एक्सपीरियंस बताइए। सर मैं अपनी जर्नी में सर 2 बार ही स्क्रीन आउट हुआ हूँ। तो उनमें से ही एक का मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मेरा आईएमए का लास्ट अटेम्प्ट था कपूरथला में, थर्टी ओके। वन एस एस बी कपूरथला। सो इसमें ओआईआर हमारा इनिशियली होता है सर, ऑफ ओआईआर, जिसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरिंग दैट टाइम मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाया। जो हमको बुकलेट दी गई थी वो एक बहुत ही मैथमेटिक्स बेस्ड बुकलेट थी, जहाँ पे हर एक क्वेश्चंस में लगभग एक क्वेश्चन करने में आपको 2-3 मिनट इजीली लग जा रहा था। तो बट आगे आके कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि जल्दी जल्दी भी हो सकते थे। तो वहां पे मैंने टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ करी और मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे लगा रहा। तो दिस ओके। वाज अ बिग लेसन फॉर मी कि आपको कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा छोड़ने भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बनाए ही वहां पे। कुछ क्वेश्चन वो जानबूझ के देंगे जिससे आपको थोड़ा टाइम वेस्ट हो। तो उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आगे जा करके कुछ एक आसान क्वेश्चन होंगे जिन पे अगर आप शायद वो टाइम लगाए तो आप ज्यादा स्कोर कर पाए। तो दिस वाज द फर्स्ट लेसन। दूसरी चीज सर मैं ये बोलूंगा कि जो हमारा स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है उसमें सर जीडी पार्ट होता है आफ्टर द पीपीटी। जीडी के लिए हमें लिया जाता है और जीडी स्टार्ट होता है। हम्म। तो जीडी में सर हर तरीके के लोग आते हैं वहाँ पे। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलने वाले भी आते हैं, कुछ बहुत कम बोलने वाले भी आते हैं। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि सर दोनों ही साइड में अगर आप एक्सट्रीम साइड चले जाएंगे तो वो बहुत खराब चीज है। वहां पे आपको एक परफेक्ट बैलेंस में रहना है कि आप सामने जो एसेसर है उसकी नजरों में भी आ जाए, और बट ऐसा भी ना लगे कि आप बाकी जो लोग हैं उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। ओवर डू कर रहे तो हो, डोमिनेट कर रहे हो। हाँ। हाँ जी, एग्जैक्टली आपको डोमिनेट नहीं करना है वहाँ पे लोगों को। तो ये एक मेरे लिए लेसन था कपूरथला में, बिकॉज वहां पे शायद मैं जीडी में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। ठीक सो है। दिस बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वहां से मैं स्क्रीन आउट हो गया और मेरा आईएमए का जो लास्ट अटेम्प्ट था तो थोड़ा दुख हुआ था उस चीज पे ओके। तो सर। स्क्रीनिंग में तो आप मास्टर हो क्योंकि 2 बार आप स्क्रीन आउट हुए हो, बाकी स्क्रीन रहे हो। तो सर उसमें आपने जो स्टोरीज लिखते थे या आपने अपने इमेजिनेशन, या आई वुड से कि भाई इमेजिनेटिव स्टोरीज बनाओ, या फिर भाई जो थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होंगी स्टोरीज, 50 स्टोरीज प्रैक्टिस की होंगी, 60 की होंगी, 100 की होंगी, उसी में से थोड़ा रिलेट करके चीजें लिख दो, एंड फिर वो स्टोरीज याद तो रहती हैं, तो वो फिर आपको जो है डिस्कशन के टाइम पर भी आसान रहा होगा। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर दिस पीपीटीटी? सब पीपीटी के लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी एक ये है कि आप जो भी स्टोरी बनाएं वो हमेशा पिक्चर से रिलेट होनी चाहिए। वो ओके। यूजुअली उसको हमेशा जानबूझ के धुंधला इसीलिए रखते हैं ताकि बंदे का थोड़ा क्रिएटिव माइंड काम करे। वहां पे थोड़ा आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट लाइक कि आपने जो पहले कोई स्टोरी बना दी है उसको आप रूबरू वहीं पर उतार दो। तो उससे क्या होगा कि वो एक प्री कंसीव्ड स्टोरी बन जाएगी और वो अच्छी चीज नहीं रहेगी। सेकेंड चीज ये है सर कि स्टोरी में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली हम स्टोरी तो बना देते हैं बट एक ऐसी स्टोरी बना देंगे जो एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होगी। करेक्ट। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसको आप प्रैक्टिकल जितना रखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। थर्ड थिंग इज अबाउट द स्टोरी लेंथ। स्टोरी लेंथ इसलिए क्योंकि सर काफी बच्चे क्या होते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं वहां पे। जब हम स्टोरी लिखने बैठते हैं वहां पे तो यूजुअली क्या होता है कि वहां पे इतना हड़बड़ाहट में हमको टाइम का पता ही नहीं चलता है।
कि कहाँ चला गया 4 मिनट का टाइम, उसमें हम आधी अधूरी सी स्टोरी लिख देते हैं कुछ भी, फिर जब उसको सबमिट करने का मौका आता है तो आधी चीज तो हम भूल भी चुके होते हैं उस प्रेशर में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे हम स्टोरी की जो लेंथ है उसको भी ध्यान में रखें, उसके हिसाब से हमारी अपनी स्पीड को मेंटेन रखें। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मैंने अपने ध्यान में रखी स्क्रीनिंग ओके। के टाइम पे। ओके, तो हाँ जी। सम अप किया जाए तो फर्स्ट थिंग इज क्रिएटिविटी, बिकॉज स्टोरीज जनरली वो हेजी पिक्चर्स होती हैं, राइट? तो क्लियर नहीं होती हैं, तो इसीलिए आपको अपना वो स्कोप भी दे रहे हैं कि भाई अपना क्रिएटिव माइंड इस्तेमाल कीजिए, कैरेक्टर बनाइए और फिर सबमिट कीजिए स्टोरीज। सेकंड थिंग इज कि अपनी जो स्टोरीज हैं उनको आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़िए, अपनी लाइफ के साथ जोड़िए, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़िए। शुड इट बी कि बहुत ही हीरोइक, वो जो फिल्मों वाला एक्शन हीरो होता है वैसा नहीं होना चाहिए। और थर्ड चीज जो होती है दैट इज योर कि आप लिमिट, टाइम लिमिट के अंदर अपनी स्टोरी लिखिए। बहुत बड़ी स्टोरी लिखेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। आई थिंक यही सारी चीजें जो आपने बताई, राइट? सर ओके, बिल्कुल। राइट। सो ये तो हो गया स्टोरी की प्रैक्टिस। अब हम लोग चलते हैं कि आप स्क्रीन इन हो गए। अब जो डे 2 है, डे 3 एंड डे 4 है, जीटीओ टास्क प्लस आपका जो आईओ होता है और साइट टेस्ट होते हैं। सबसे पहले साइट टेस्ट के ऊपर चलते हैं कि आपने कैसे कैसे प्रैक्टिस की, वैट, टैट, एसआरटी, एसडी की, इसके बारे में बताइए कुछ। जैसे आपने अभी कितने अच्छे से यू डिस्क्राइब्ड अबाउट योर स्ट्रैटेजी फॉर पीपीडीटी, तो इसके बारे में भी आपकी स्ट्रैटेजी क्या क्या है, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को मद्देनजर करने चाहिए, रखने चाहिए, बताइए। सर साइट टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका टीएटी है। ठीक है। अगर आप टीएटी आप सही से कर रहे हैं तो आपका 60% सिलेक्शन आपका टीएटी ही थ्रू ही हो जाएगा तय। टीएटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही जो कि मैंने पहले पीपीटी में डिस्क्राइब करा, स्टोरी रिलेटेबल होनी चाहिए आपकी पिक्चर से हमेशा। ठीक है। अगर पिक्चर में कोई एक मूवमेंट दिखाया गया है तो कोशिश करिए कि वो मूवमेंट को आप पेन के थ्रू अपने पेपर में भी उतारिए, हम्म। वो पर्टिकुलर मूवमेंट को अपनी स्टोरी में लेके आइए। और टीएटी में मैंने एक चीज और देखी है सर, काफी कैंडिडेट्स के मन में थोड़े मिथ्स रहती है इसके रिगार्डिंग, जैसे कि क्या हम मेन कैरेक्टर अपने ही जेंडर का ले, या फिर क्या मेन कैरेक्टर की सेम एज होनी चाहिए हमारी जैसी। तो हम्म। मेरा मानना है कि सर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेन कैरेक्टर हमारे अपने जेंडर का हो या फिर उसकी एज भी हमारी जितनी ही हो। हम्म। आप कुछ किसी को भी मेन कैरेक्टर बना सकते हैं एज लॉन्ग एज उसके एक्शंस जो हो वो प्रैक्टिकल हो। हम्म। हमारा जो भी क्रिएटिव में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखिए उन सबकी हम क्वालिटीज अच्छे से शो कर पाए। अब क्वालिटी से मेरा मतलब है एक तो ओ एल क्यूज होती है जो कि 15 ओ एल क्यूज होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कैंडिडेट्स को कि वो जो ये ओ एल क्यूज है इनकी लिस्ट को एक बार पढ़े हम्म। खुद से। हालांकि ये सारी चीजें शायद उसमें समझ में ना आ पाए, बट एटलीस्ट 4-5 आपकी समझ में आ जाएंगी इजीली। और जो वो क्वालिटीज है फॉर एग्जाम्पल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक छोटी सी क्वालिटी होती है, वो किस चीज से दिखेगी? अगर कोई आपको अपने कैरेक्टर को पंक्चुअल बना रहे अपनी स्टोरी में, लाइक फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई मीटिंग है, ही रीच द मीटिंग ऑन टाइम, छोटी सी लाइन ऐड करने से आपकी पंक्चुअलिटी दिख गई। तो ऐसे क्वालिटीज कुछ कुछ होंगी जो कि आपको ऐड करनी पड़ेगी उस स्टोरी में, तभी हम्म। जाके आपकी एक स्टोरी अच्छी बनेगी। तो ये था टीएटी का सर। नेक्स्ट आते हैं सर डब्ल्यू ए टी। डब्ल्यू ए टी में कोशिश हमेशा ये करिए कि ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस बनाइए जो कि आपके उस वर्ड के प्रति व्यूज हो, आपकी सोच क्या है उस वर्ड के प्रति। इसमें यूजुअली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, चीजें या तो अपने से रिलेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई आई करके कुछ भी सेंटेंस बना देंगे, हम्म। या फिर फैक्चुअल चीजें लिख देते हैं। तो वो ये सब चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। क्योंकि फैक्चुअल चीजें जब आप लिखेंगे तो उससे आपकी पर्सनैलिटी का कुछ नहीं दिखेगा, ट्रेट कुछ सामने नहीं आएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप या तो अपने ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस लिखे जो आपने आपके व्यूज हो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल जैसे एक वर्ड आ जाता है एजुकेशन कभी कभी, तो एजुकेशन का एक सेंटेंस हो गया स्कूल गिव्स एजुकेशन टू स्टूडेंट, तो ये एक फैक्चुअल सेंटेंस हो गया। बट अगर एजुकेशन का मैं कुछ इस टाइप का बना दूं कि देख एजुकेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हम्म। तो ये मेरा एक व्यू हो गया उसके ऊपर। तो आपको ट्राई करना है आप अपना व्यू लिखे उसके ऊपर। दूसरी चीज जहाँ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है वो है नेगेटिव वर्ड्स जो कभी कभी आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेल आ गया या मर्डर आ गया, तो यहाँ पे भी कैंडिडेट एकदम घबरा जाएगा।
कि क्या लिखे। तो इनका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन वर्ड्स को एक पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करिए। डायरेक्टली अपोजिट नहीं लिखना है उसका। फेल है तो पास के ऊपर बना दिया सेंटेंस, तो वो नहीं करना है। बट फेल है तो फॉर एग्जाम्पल फेलियर को आप एक पॉजिटिव में कैसे दिखा सकते हैं, जैसे फेलियर इज पार्ट ऑफ द जर्नी, यस। दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। हम्म। फेलियर टीचेस वैल्यूएबल लेसन्स, दिस इज अगेन अ पॉजिटिव सेंटेंस। सो आप ट्राई करिए कि उसको एक पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करके लेके आए। बट कभी कभी क्या होगा कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम उसको इतना पॉजिटिव रूप में लेके नहीं आ पाए। फॉर एग्जाम्पल मर्डर आ गया ऐसे, तो उस केस में क्या होगा, हम एटलीस्ट ये तो हम बता सकते हैं कि मर्डर राइट कैसे कम हो सकता है सोसाइटी में, या क्राइम्स कैसे कम हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप उसको मर्डर आया है तो सेंटेंस में मर्डर यूज करें, उसको क्राइम से रिलेट कर दीजिए, वेरियस चीजों से रिलेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अटेंटिवनेस हेल्प्स टू रिड्यूस क्राइम्स, दिस कुड बी अ पॉसिबल सेंटेंस। तो ये आपका अच्छा सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आपकी डब्ल्यू में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और सर डब्ल्यू एक ऐसा ऐसा पार्ट है कि साइक प्रोसेस का जो इम्प्रूव करना सबसे ईजी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इसको, उतना ये आराम से आपका इम्प्रूव हो जाएगा, और बहुत ही कम ड्यूरेशन में। अगर आप मुश्किल से 1-2 हफ्ते में भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम्म। द राइट। थिंग इज फर्स्ट आपको अच्छे सेंटेंस लिखना चाहिए विदाउट टाइम। ठीक है, टाइम का बाउंडेशन मत रखो भी, पहले अच्छे सेंटेंस बनाने पे ध्यान रखो। उसके बाद जब वो थोड़ा आपको माइंड को प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई आपको अच्छे सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं, उसके बाद आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए, टाइम लगा के कि मेरे को इतने इतने कम टाइम में ही बनाना है मेरे को सेंटेंस। तो ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डब्ल्यू के लिए। ओके। सर SRT, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, अ, एसआरटी के बारे में बोलिए। हाँ जी, एसआरटीज एसआरटीज में जब हम आते हैं तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि एसआरटीज में हम देखें वो एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है। क्योंकि एसआरटीज में यूजुअली क्या होता है, एक सिचुएशन दी रहेगी, हम एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ये इससे ये पर्टिकुलर चीज पूछना चाह रहा होगा, बट वो नहीं, वो कुछ और पूछना चाह रहा होता है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ये शायद ज्यादा अच्छे समझ आए। अ, एक एसआरटी यूजुअली आती है लाइक कि आपको एक विलेज से दूसरे विलेज जाना है, और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेके आपको जाना है, और बीच में गूंस जो डाकू वाकू है उनका थोड़ा खतरा है। तो यहाँ पे अब यूजुअली जो सेल्फ एक्सपीरियंस अजम्पशन। जिसके पास नहीं हो, हाँ हाँ, जी, एग्जम्पशन कर दी हाँ जाती है। जी, एजम्पशन कर दिया है। अब जो एक ऐसा कैंडिडेट जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, वो ये सोचेगा अच्छा यहाँ पे शायद वो देखना चाह रहा है कि आपके पास और क्या क्या रिसोर्सेज है। तो हम्म। कुछ लिख के आ जाएंगे कि नहीं हम दूसरा रास्ता लेके गाँव पहुंच जाएंगे। हम्म। बट वहां पे वो ये नहीं देखना चाह रहा है कि आपका रिसोर्सफुलनेस क्या है, वहां पे वो ये देखना चाह रहा है कि यार आपका रिस्क टेकिंग फैक्टर कितना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई एक वैल्यूएबल चीज है उसे कहीं भी आप किसी शहर में भी ले जाए तो उसका चोरी का खतरा तो रहता ही है। ठीक है, तो वहां पे आपका रिस्क टेकिंग फैक्टर देखना चाह रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना या तो किसी फ्रेंड है, किसी फ्रेंड को लेके चल जाइए साथ में, ये कर सकते हैं। अगर ज्यादा कुछ रात का टाइम है तो अपने साथ लाठीज एंड ऑल अवेलेबल होती है, वो लेके चल जाइए। ऐसे ही एक ऐसे ही मतलब हमको हर एक एसआरटी के पीछे का चीज देखनी पड़ेगी कि वो उस पर्टिकुलर एसआरटी में पूछना क्या चाह रहा है। हम्म। यूजुअली कैंडिडेट्स ये गड़बड़ कर देते हैं कि वो उस चीज को पता नहीं लगा पाते हैं कि भाई एक्चुअल में यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, जो हमारा सामने वाला एसेसर है वो निकालना क्या चाह रहा है वहां पे। तो ये मैं सलाह दूंगा उनको कि पहले आराम से पढ़े उसको, और थोड़ा उसको एनालिसिस करके जानिए कि भाई यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा तो वो सही रहेगा। ओके। एंड व्हाट अबाउट द सेल्फ डिस्क्रिप्शन, राइट? हाँ जी सर, सेल्फ डिस्क्रिप्शन सर मेरे हिसाब से काफी इजी रहता है, बिकॉज वो यूजुअली जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सब पहले ही प्रिपेयर करके जाते हैं और रूबरू से उतारना ही होता है। सो एक स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करता था वो ये था कि जो भी पैराग्राफ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का पैराग्राफ है, टीचर्स का पैराग्राफ है, उसमें अपनी 4 स्ट्रेंथ्स और 1 वीकनेस में लिखता था। हम्म। 4 स्ट्रेंथ्स एंड 1 वीकनेस हर पैराग्राफ में। ओके। और जो जो हमारी स्ट्रेंथ्स होती थी वो एज में लिख देनी है कि यार आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पंक्चुअल, इस टाइप से नहीं लिखनी है। यू हैव टू गिव देम एग्जांपल्स एज वेल, लाइक कि आप क्यों है ये। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेइंग दैट आई एम रिस्पांसिबल पर्सन, तो वहां पे आप डायरेक्टली एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं कि यार
मेरे जो पेरेंट्स है वो कभी भी ट्रिप में चले जाते हैं और मैं घर का ध्यान मैं खुद रख लेता हूँ, मेरे पेट्स है उनका मैं ध्यान खुद रख लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली अगर आपने ये लिख लिया तो उससे पता चल गया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आप वो चीजें दिखाए तो वो एक बहुत अच्छी अप्रोच है, रेदर देन कि आप सीधा सीधा ये लिख दे कि हम हार्ड वर्किंग है, या फिर सीधा क्वालिटीज ही लिख दिया आपने। नाउ अब बात आएगी जो हम एक वीकनेस जो हम लिखते हम्म। हैं, वीकनेस मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि वीकनेस आप ऐसी लिखिए जो कि आप इंप्रूव कर रहे हैं, जो कि आप इंप्रूव कर रहे हैं। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आज से करना चालू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि वहां पे जैसे हमने पहले भी मेंशन करा, वहां पे उनको ये देखना है कि बंदा इंप्रूव कितना कर रहा है चीजों में। और अगर आप उनको वो चीजें बताएंगे कि भाई नहीं ये मेरी वीकनेस है, स्टिल मैं इंप्रूव कर रहा हूँ उन चीजों को, तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। ओके। सो वीकनेसेस में आपने क्या क्या वीकनेस लिखी, फॉर एग्जांपल, मतलब अब आप रिकमेंड हो चुके हो है ना, तो स्टूडेंट हाँ भी जी। जाता है, एसएसबी देता है, वीकनेस की बात करता है, तो आपने क्या वीकनेसेस लिखी थी, या आईओ ने आपसे जब पूछा वीकनेसेस के बारे में, अदर साइड ऑफ योर पर्सनालिटी, तो आपने क्या लिखा? सर मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें उनमें मेंशन करी थी। फॉर एग्जांपल मेरे को फुटबॉल देखना, और फुटबॉल में काफी इंटरेस्ट है मेरा। तो उसमें मैंने एक चीज ये मेंशन की थी, क्योंकि अब यूजुअली क्या होता है, फुटबॉल के जो गेम है वो रात को 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं, जो अच्छे हम्म। गेम्स रहते हैं। तो हम्म। उस कारण से क्या होता था, मेरा शेड्यूल थोड़ा कभी ऊपर नीचे हो जाता था। तो उस कारण से मैंने वहाँ प्रैक्टिकलिटी भी है ये, बिकॉज मेरी मम्मी हमेशा मेरे को बोलती थी यार इतना रात रात को वो क्यों उठता है, क्यों इतना वो हर किसी की मम्मी करती है, लाइक आप हम्म। देर तक रात को उठेंगे तो वो बोलेंगे आपको यार क्या कर रहे हो, सो जाओ टाइम से वगैरह। तो वहां पे मैंने वो चीज मेंशन करी थी यार कि समटाइम आई वेक अप लेट इन द नाइट, सो माय मॉम जस्ट शी टोल्ड मी टू स्लीप अर्ली। तो ये ओके। बहुत ही प्रैक्टिकल वीकनेस है, हम्म। जो हम्म। कि हर दिन लाइफ टू लाइफ सिचुएशन में भी दिख जाती है। ये एक हो गया। तो ऐसे ही मैं सजेस्ट करूंगा आप कुछ भी प्रैक्टिकल चीजें लिखा करिए, जो कि जो इंटरव्यूअर है वो भी रिलेट कर पाए कि हाँ यार ये तो एक्चुअल में होता ही है। दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी इन दैट। ठीक ठीक है। एंड समथिंग अबाउट जीटीओ टास्क, जीटीओ में कैसे आपने तैयारी की थी? फॉर एग्जांपल देखो, जो ऑफलाइन कोचिंग होती है जहाँ पे आपको 14 दिन 21 दिन का कोचिंग मिलती है, एंड आपको वो बता देते हैं, ये ग्लिम्स दे देते हैं जीटीओ का, बट अल्टीमेटली रिकमेंडेशन तक वो सफिशिएंट नहीं होता है, राइट? जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है, जो अल्टीमेटली कंक्लूजन होता है। सो फॉर द जीटीओ, हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? कैसे आपने वो टास्क को प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट किया, कैसे कैसे वो चीजें की, ये इसके बारे में बताइए। सर सर जीटीओ का एक फंडा मेरा हमेशा क्लियर था कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे जीटीओ असेसर दे रहे हैं हाँ जी। उनको फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए उनको फॉलो करना है हमेशा। ओके। आप सिर्फ ये चीज ध्यान रख के पूरा जीटीओ टास्क करेंगे, आपका वो क्लियर होएगा जीटीओ हमेशा ही। प्रॉब्लम क्या आती है, जानबूझ के हमको एक स्ट्रेस सिचुएशन में वहां डाला जाता है। जीटीओ का आप कोई भी टास्क आप देखेंगे तो वहां पे एक स्ट्रेस सिचुएशन बनाई जा रही है, चाहे वो टाइम बाउंड सिचुएशन हो। फॉर हम्म। एग्जांपल आप कमांड टास्क में वो टाइम एक पर्टिकुलर दे देंगे कि भाई आपको इस टाइम में वो क्रॉस करना है, वहां पे आपको स्ट्रेस सिचुएशन डाला जाता है। अब स्ट्रेस सिचुएशन में क्या होगा, बंदा रूल्स तोड़ने लग जाएगा, जो उनके इंस्ट्रक्शंस है वो ब्रेक करने लग जाएगा। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू थिंक while doing the GTO task is कि भाई आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको रूबरू फॉलो करना है हमेशा। परफेक्ट। अब नेक्स्ट थिंग, अब हम थोड़ा डिटेल में इसमें बात करें, तो अब जैसे जीडी होता है, हम्म। जीडी में इंस्ट्रक्शन मिलता है कि भाई एक टाइम पे एक ही बंदा बोलेगा, एट वन पर्टिकुलर मोमेंट ओनली वन पर्सन विल स्पीक। अब वहां पे अगर फिश मार्केट बन रहा है, और अगर आप उस फिश मार्केट को और फिश मार्केट और ज्यादा मार्केट कंजेस्टेड बना दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपने इंस्ट्रक्शन नहीं सुना ध्यान से। और वो ऐसे बंदों को लेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन ही नहीं सुन सकते। तो वहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा, कोई इशू नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए। मैंने सर लिटरली ऐसे बंदे भी देखे अपने जर्नी में जिन्होंने पूरे के पूरे जीडी में 1 या 2 पॉइंट दिए हैं और स्टिल उनका सिलेक्शन हो गया है। क्यों? बिकॉज वो पूरा जो फिश मार्केट में था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। जब
प्रॉपर मौका आया, आराम से अपने 1 पॉइंट बोले, 2 पॉइंट बोले और निकल गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो भाई एक ऐसी चीज है जो सच में एक बहुत बेसिक सी चीज है कि जहां पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, वहां पे आप फौज में क्या काम करेंगे, राइट? तो वो एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चा हमेशा कम वैल्यू देके अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है उस सर्कमस्टांसेस में जहां पे एसेसर जो है वो अंदर से गालियां निकाल रहा होता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, है ना, बेवकूफ है ये लोग। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। राइट राइट राइट। यस, नेक्स्ट पॉइंट। सर सर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सर हमारा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है मिलिट्री प्लानिंग का, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जिसे बोला जाता है। आपको एक मैप में मॉडल दिखाया जाता है और वेरियस प्रॉब्लम्स होती है उसमें, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। और वहां पे भी सेम सिचुएशन होती है सर, कि जीडी में तो एटलीस्ट हमको एक कंक्लूजन में नहीं आना होता है, बट यहाँ पे हमको एक कंक्लूजन पे आना होता है। हम्म। तो यहाँ पे थोड़ा वो जो अ, तालमेल थोड़ा बिठाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा सर पर्सनली मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता था कि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो लोग आपकी बात को वैल्यू नहीं करेंगे। हम्म। बोला जाता है ना सर कि जो जितना खाली होता है वो उतना ज्यादा बचता है, वो बर्तन उतना अधिक बचता है। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी होता था कि अगर मेरे पास कोई एक अच्छा पॉइंट है तो मैं वो बोलूंगा, और हमको ग्रुप को आगे लेके जाना है हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं कि अगर कुछ एक पर्टिकुलर चीज फिक्स हो चुकी है, कुछ एक पर्टिकुलर चीज पे हम कंक्लूड कर चुके हैं कि भाई इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो 10 मिनट बाद जाके आप ये मत बोले कि नहीं अच्छा उस प्रॉब्लम पे वापस आते हैं, उसके लिए हम दूसरा सोल्यूशन करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्रुप को पूरा एक साथ लेकर के चले, और वहां पे हमको अपना डिप्लोमेटिक स्किल जो होती है कि भाई अ, मनाना कैसे एक दूसरे को, वो बहुत काम की चीज रहती है वहां पे। और सर उसके साथ साथ ही जो भी हम लिखेंगे पेन एंड पेपर पे, जो भी हम लिखेंगे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, बिकॉज वहां से हम उसको अगर हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने बहुत सारी चीज उसमें मेंशन करी है, लाइक टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना लगेगा। अक्सर लोग प्लान बना लेते हैं बट उसमें टाइम और डिस्टेंस ही नहीं मेंशन करते हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस के बिना तो कोई मिलिट्री प्लान बन ही नहीं सकता है। तो हम्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उन चीजों को मेंशन करें। और अगर आप उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिख जाएगी, प्लानिंग एबिलिटी भी दिख जाएगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू शो देम योर क्वालिटीज ओके। सर। ओके, वेरी वेल सेड। तो जो जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आप प्लीज इनको लिख लीजिएगा। ऐसे ही टॉपर्स कुछ ना कुछ ऐसे यूनिक से पॉइंट्स बताते रहते हैं, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस रहता है, तो एक्सपीरियंस से ही वो इवॉल्व करते हैं कि यार मेरे लिए ये काम कर जाएगा तो मैं ये चीजें फॉलो करता हूँ। तो ये पॉइंट्स आप लिखिए, आप फॉलो कीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल ऑल्सो सी सम इम्प्रूवमेंट इन द प्रोग्रेस, राइट? तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कोई भी ये जो टास्क, जो जीटीओ टास्क थे, उसमें कोई यूनिक सा एक्सपीरियंस आप बताएंगे, शेयर करेंगे, सो दैट वुड बी ग्रेट फॉर आवर स्टूडेंट्स की भाई वो थोड़ा रिलेट कर पाए। बताइए, क्योंकि 11 सर अटेम्प्ट्स में ना बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल भी जाती हैं और बहुत सीखने को भी मिल जाता है। और इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक मेरा दोस्त था, सो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था कैप्टन विक्रम बत्रा से। ही वी वर फ्रॉम द सेम कॉलेज जहाँ से कैप्टन विक्रम बत्रा पढ़ाई की है। तो तो ही वाज लाइक 22-23 एसएसबी दे दिया उन्होंने। और वो जो मेरे दोस्त थे, और उन्होंने अल्टीमेटली यही कहा कि यार ठीक है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट भाई मैंने 1-1.5 महीने का राशन जो है सरकार का खाया है। तो इसी पे मेरे को बहुत ज्यादा फक्र है कि भाई मेरे को इतना मौका मिल गया कि मैं सरकार का राशन खा पाया। ऑल दो अभी वो अब जिंदगी भर सरकार का राशन ही खाएंगे, क्योंकि ही इज इनटू सम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एज एन ऑफिसर। तो वो आपकी जो मेहनत होती है एसएसबी के अंदर, वो कहीं ना कहीं रंग लाती है इन अदर फोर्सेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और ऐसे मैं कुणाल बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, क्योंकि एसएसबी में थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, आप माने ना माने बिल्कुल बट होती है। तो वो बच्चों का जो एक्सपीरियंस होता है, जो 10 एसएसबी, 12 एसएसबी, 15 एसएसबी में जाके वो कहीं और भी यूज करते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर सम स्टेट सिविल सर्विसेज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के एग्जाम्स, या कहीं और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा स्टूडेंट्स की डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है यार। मैं ऐसे स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू ला चुका हूं, जैसे कुणाल गगनदीप भारती है, हिज थर्ड अटेम्प्ट इन द एसएसबी,
राइट? और उसमें ही गॉट द रैंक आल्सो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ही सून गोइंग टू जॉइन एज अ जीसी। और साथ ही साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर भी उनका रैंक आया है। तो उस लड़के के पास अभी दोनों ऑप्शंस है। तो ऐसे मिक्स आपको देखने को मिलते रहेंगे, जहां पे किसी ने ज्यादा मेहनत की, जहां पे कम मेहनत करके भी उसको सिलेक्शन मिल गया। लेकिन कुणाल, एक और चीज बताता हूँ, वो जो गगनदीप भारती है, वो लड़का जो है वो 22 साल का है, और उसका बैकग्राउंड इतना हम्बल है। कंस्ट्रक्शन वर्कर उसके पिताजी थे, जिंदगी भर वो काम किया। और उस लड़के का इतना बैकग्राउंड अलग है कि एथलीट रहा, साउथ कोरिया एथलीट, मतलब खेला वहां पे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बट इंजरी के कारण 6 महीने बेड रिडन होने के बाद उसने डिसाइड किया कि अभी मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा, एंड आई हैव टू कम टू सम प्रैक्टिकल गवर्नमेंट जॉब, सो दैट कि मैं भाई अपने पेरेंट्स को वो कर पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ। तो हर इंसान का जो इस लेवल पे पहुंचा है स्टूडेंट, एक ना एक हसल रहा है, बहुत तगड़ा हसल रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे।